दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 चल रहा है और इसका 4th पार्ट है। इससे पहले देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सोलर सिस्टम में हमने सूरज के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, चंद्रमा के बारे में पढ़ा है। चंद्रमा जब हमें पूरा दिखाई देता है तो उसको फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं, और उसके 14 दिन बाद आती है अमावस्या, जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यह सब चीज़ें जो आसमान में चमकती हैं, जैसे सूरज, चांद और भी कई सारे ऑब्जेक्ट, इनको कुल मिलाकर सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी में कुछ स्टार्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा सूरज एक स्टार है। अच्छा, स्टार की क्या खासियत होती है कि इनके पास अपना खुद का हीट सोर्स होता है और लाइट सोर्स होता है, और इन्हीं के सोर्स की वजह से पृथ्वी पर हीट और लाइट महसूस होती है। अपनी पृथ्वी का कोई भी हीट सोर्स नहीं है, कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने कंस्टलेशन के बारे में जाना था। कंस्टलेशन क्या होते हैं? अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तारामंडल। इनमें एग्जाम्पल दिए हैं अर्सा मेजर, या फिर उसको बिग बियर भी बोलते हैं, ये कंस्टलेशन है। एक और कंस्टलेशन के बारे में बताया गया है सप्तऋषि, जिसको हिंदी में सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार क्या होता है? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्टार दिखाई देता है, जिसको पोल स्टार बोलते हैं। पुराने ज़माने में जब कंपास काम नहीं करते थे, कंपास क्या होते हैं जिससे डायरेक्शन का पता चलता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, या वेस्ट है। तो पुराने ज़माने में कंपास नहीं होते, तो इसी पोल स्टार को देखकर जो राहगीर होते थे, रास्ता चलते थे, उनको डायरेक्शन का पता चलती थी। अच्छा, कैसे पता चलती है रास्ता? इस फिगर में देखते हैं। तो जो सप्तऋषि तारामंडल के लास्ट के 2 स्टार होते हैं, ये वाले, इनकी सीधी डायरेक्शन में एक लाइन खींचो तो सबसे दूर जो चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, उसको नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार भी बोलते हैं। अब ये नाक की सीध में आपकी नॉर्थ हो गई, उत्तर दिशा हो गई। राइट हैंड की तरफ हो जाता है आपकी पूरब दिशा, लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाती है आपकी पश्चिम दिशा, और आपकी पीठ की तरफ हो जाती है दक्षिण दिशा। तो अगर हमें पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में मिल गया है, तो फिर उसके राइट डायरेक्शन में ईस्ट होगा, पूरब होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में वेस्ट होगा, और बैकवर्ड साउथ डायरेक्शन होगी। इसके बाद हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। प्लैनेट्स क्या होते हैं कि ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनके पास अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती है, ये हमेशा सूरज से हीट और लाइट लेते हैं। लाइट क्यों ज़रूरी है? लाइट इसलिए ज़रूरी है, इससे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के लिए, और वो बड़े होते हैं प्लांट्स, उनको हम इंसान खाते हैं प्लांट्स को। और हीट क्यों ज़रूरी है? अगर हीट ना हो तो फिर पूरा का पूरा बर्फ़ जम जाएगी सब जगह, तो वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमने ये डायग्राम के थ्रू सोलर सिस्टम को जानने की कोशिश की थी। चलो फिर से रिवीजन करते हैं। सूरज ये रहा तुम्हारा बीच में, सूरज सेंटर में होता है, इसको हेड ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं, मुखिया होता है इस सोलर सिस्टम का। उसके पास में सबसे कौन सा ग्रह है? मर्क्यूरी। उसके दूसरे नंबर पर है वीनस, तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह, 5वें नंबर पे है जुपिटर, 6वें नंबर पे है सैटर्न, 7वें नंबर पर है यूरेनस, और उसके बाद में 8वें नंबर पे है नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह होते हैं टोटल हमारे सोलर सिस्टम में। अच्छा, इनकी देख लेते हैं कि ये कितनी दूरी पर है। और हाँ, यह जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपने ही एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं। जैसे हम जो मंदिरों में परिक्रमा लगाते हैं, तो एक तो अपने एक्सिस पे घूमते हैं, और एक हम मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, भगवान जी की मूर्ति के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे ही ये ग्रह अपने भी एक्सिस पे घूमते हैं और सूरज के चारों तरफ भी घूमते हैं। तो मरकरी सबसे पास में है और नेपच्यून सबसे दूर है। पुरानी वीडियो में हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद में फिर हमने सूरज के बारे में पढ़ा था। सूरज सेंटर में होता है, इसको हेड मुखिया भी बोलते हैं। यह लगभग 150 किलोमीटर दूर होता है। कहाँ से? पृथ्वी से, या फिर ये बोला पृथ्वी सूरज से 150 किलोमीटर दूर होती है। उसके बाद में हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना। प्लैनेट्स के बारे में वही मरकरी, वीनस, अर्थ,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद में हमने पृथ्वी के बारे में देखा था, जो कि जियोइड शेप की होती है। यहाँ पर ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए पूरे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब पाए जाते हैं। उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं मून से। मून मतलब चंद्रमा से। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रमा जो आपने रात में आसमान में देखा होगा, सफ़ेद कलर का दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। अपनी पृथ्वी के पास केवल एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, जिसको चंद्रमा बोलते हैं। सैटेलाइट हमने पुरानी वीडियो में देखा था क्या होते हैं। ऐसी चीज़ जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए उनको सैटेलाइट बोलती हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो है लगभग पृथ्वी का 1/4 होता है, मतलब पृथ्वी का केवल ये 25% ही बड़ा होता है। पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ी होती है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के पास में होता है। यह केवल 3,84,000 किलोमीटर पास में है पृथ्वी के। अब इसके कंपैरिजन करते हैं सूरज और पृथ्वी की दूरी में। हमने पढ़ा था सूरज कितनी दूर होता है पृथ्वी से, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा देखा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो सूरज बहुत ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, चंद्रमा बहुत पास में है पृथ्वी के, इसलिए लगभग सूरज के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब चंद्रमा को, मून को अपने एक्सिस पर घूमने में भी 27 दिन लगते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी 27 दिन लगते हैं। देखो, चंद्रमा अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होगा और यह पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। अब मून का जो एक्सिस है वो भी 27 दिन का है और उसका जो ऑर्बिट है वो भी 27 दिन का है। तो इसलिए हमें पृथ्वी से अब चंद्रमा देखते हैं तो एक समय में केवल एक ही सरफेस दिखाई देती है, पूरा का पूरा चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। अब क्या चंद्रमा पर इंसान रहते हैं? अभी तक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं और डिप्रेशंस भी होते हैं, जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। अभी ये देखो मून, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये रहे गड्ढे, ये रहे गड्ढे, ये रहे गड्ढे। इन गड्ढों का नाम भी दिया है क्रेटर्स, जैसे एंडीजेंस, एस्ट्रोजेंस, पाइथागोरस, ये सब क्रेटर्स भी हैं मून की सरफेस पर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। ठीक है, तो हमें जो काला काला दिखाई देता है चंद्रमा पर, वह कुछ नहीं होते हैं, वो जो माउंटेन्स होते हैं उनकी छाया जो पड़ती है वही काली कलर की दिखाई देती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जैसे कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इतनी ज़्यादा स्पीड से होने के बाद भी यह लगभग 8 मिनट में सूरज से पृथ्वी की तरफ पहुंचती है। तो सूरज पृथ्वी के 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। उसको 8 मिनट लग जाते हैं सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताया था। यह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 20 जुलाई को चंद्रमा की सतह पर, 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा की सरफेस पर पहला कदम रखा था। इंडिया में बताते हैं राकेश शर्मा नाम के एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने पहला कदम रखा है चांद की सतह पर। अब सैटेलाइट के बारे में बताया। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट ऐसी सेलेस्टियल बॉडी हैं, सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो भी अंतरिक्ष में पाई जा रही है उनको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमता है। अब सैटेलाइट या तो नेचुरल होती हैं, जैसे चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, या फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट के कुछ नाम लिखे हैं, इनसैट, IRS, एड्यूसैट। अब यह रॉकेट में लगा दिए जाते हैं सैटेलाइट और छोड़ दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है इंडिया से, तो यह भी एक सैटेलाइट है। यह अभी चंद्रमा पर पहुंचने वाला है, अभी तक तो पहुंचा नहीं है। जैसे ये चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा, वहाँ पे नीचे उतरेगा, कुछ सैंपल लेके आएगा। अभी देखो ऐसा दिखाई देता है चंद्रयान 3।
ये है चंद्रयान-3। और चंद्रयान-3 ने कुछ चंद्रमा की तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रमा एक्चुअली में ऐसे दिखाई देता है, ये देख रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, कुछ छाया भी बनी हुई है जो कि पर्वतों की छाया है। अब आगे एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी दिखाया है जिसको रॉकेट बोलते हैं। रॉकेट ऐसे लॉन्च होता है पृथ्वी से, और ऐसे फिर इसके अलग अलग पार्ट अलग अलग होते हैं, और फिर इसमें से ये जो रोवर और लैंडर निकलते हैं वो जाते हैं, वो फिर चंद्रमा से सैंपल लेके आएंगे, तो इनको ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड, अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट या सैटेलाइट, स्टार प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा कुछ बहुत सारी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत टाइप के भी होते हैं, वो भी सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, इनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। यह वैसे तो ये पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो एस्टेरॉयड, ये पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये कई सारे हैं, कई सारे। और ये बड़े बड़े पहाड़, आप अपने आसपास जो पहाड़ देखते हो उन्हीं के बराबर बड़े रहते हैं एस्टेरॉयड, और ये घूमते रहते हैं पूरे। लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम में एक बेल्ट के रूप में भी पाए जाते हैं। ये रही एक बेल्ट, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे पूरे पत्थर हैं जो कि एक साथ होकर सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट, अब आप किन किन के बीच में बनती है एस्टेरॉयड बेल्ट, तो यह देखो, मंगल ग्रह और जुपिटर, इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट बनती है। ठीक है, एस्टेरॉयड, साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉयड भी प्लैनेट के पार्ट थे जो कि धमाके से कई लाख साल पहले टूट गए थे, और वे घूम रहे हैं। अब इसके बाद में एक टर्म आता है मीटियोर्स। तो मीटियोर्स क्या होते हैं? ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोर्ड। कुछ इसमें लिखा हुआ है स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इनको मीटियोर्स भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मीटियोर्स पृथ्वी के पास आ जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स की वजह से पृथ्वी की तरफ खींचे चले जाते हैं, और जब ये पृथ्वी की तरफ खिंचते हैं तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। देखो अपने सोलर सिस्टम में कोई भी गैस नहीं होती है, लेकिन जैसे ही गैस के पास ये आते हैं, पृथ्वी के पास ये आते हैं, तो इनमें आग जैसी लग जाती है। ठीक है, आग लग जाती है और ये जल जाते हैं। तो कुछ टर्म्स होते हैं, ये हम समझ लेते हैं यहाँ पे आके, कौन कौन से हैं। एक तो एस्टेरॉयड है जो हमने देख लिया, एक मीटेरॉयड है, एक मीटियोराइट है और एक मीटियोर है। ठीक है, एस्टेरॉयड तो हम समझ गए, बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसके बाद मेटेरियोड क्या होते हैं? मेटेरियोड होते हैं, ये रहे मेटेरियोड, रॉकी और मेटेलिक फ्रैगमेंट। अगर कोई अंतरिक्ष में ये उड़ते रहते हैं, यही एस्टेरॉयड अगर अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं तो इन्हें मेटेरियोड बोलते हैं। अभी तक ये पृथ्वी के पास नहीं आए हैं, यह अंतरिक्ष में बिल्कुल उड़े जा रहे हैं, स्पेस में उड़ रहे हैं, तो इनको मेटेरियोड बोलते हैं। अच्छा, जब यह पृथ्वी के पास आ जाते हैं और इनमें आग लग जाती है तो फिर इनको मीटियोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोर्स, METEOR। जब ये पृथ्वी के पास आते हैं, इनमें आग लग जाती है, मीटियोर। देखो ये मीटियोर का अपने पास एक फ़ोटो है, ये पृथ्वी पर ये गिर रहे हैं, सब अंतरिक्ष से सब पृथ्वी पर गिरे जा रहे हैं। एक बार मिटा के फिर देखते हैं, ये अंतरिक्ष से आ रहे हैं और पृथ्वी की एक्सिस में प्रवेश कर गए हैं। ये देखो इनमें आग लग गई है, तो अगर इनमें आग लग जाए तो फिर इनको मीटियोर्स बोलते हैं, मीटियोर्स। और एक और शब्द होता है मीटियोराइट। मीटियोराइट अगर ये पृथ्वी पर टच कर जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर टच कर जाते हैं। अच्छा, ये सिंपल तरीके से टच नहीं करते, जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है वहाँ पे। तो जब ये पृथ्वी पर गिर जाएंगे और इनको हम लोग उठा लेंगे तो इनको मीटियोराइट बोलते हैं। लेकिन जब पृथ्वी पर गिरने से पहले अगर ये हवा में है और इनमें अगर आग लग गई हो तो इनको मीटियोर्स बोलते हैं, और अगर ये स्पेस में घूम रहे हैं तो फिर इनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आया है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है?
ये आइस बॉडी होती है, मतलब बर्फीली चीज़। अब अंतरिक्ष में तो बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, तो ये बर्फीली चीज़ होती हैं जो कि पीछे ऐसे लगता है जैसे कि गैस निकल रही हो इसके पीछे से, तो इनको कॉमेट कहते हैं। तो इन तीनों में अंतर हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताइए गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या होती है? तो आपने कभी अंतरिक्ष में देखा है, आसमान में रात के समय में एक सफ़ेद कलर का बैंड दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेद कलर की चीज़ पूरे के पूरे सितारे वाले आसमान में फैली हुई है। यह कुछ नहीं होती है, कई सारे मिलियंस ऑफ लाखों सितारों का ये गुच्छा होती है। इन बैंड को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। इन बैंड को हम गैलेक्सी बोलते हैं, और हमारी जो गैलेक्सी होती है उसका नाम है मिल्की वे। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। पुराने ज़माने में यह माना जाता था कि ऐसा लगता है ऐसे समुद्र में दूध की नदी बह रही हो, दूध की नदी, इसलिए इसको मिल्की वे या फिर आकाश गंगा भी बोलते हैं। गैलेक्सी क्या होती है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। बिलियंस मतलब अरबों में स्टार्स होते हैं, गैसेस होती हैं, डस्ट होती हैं, उनको हम गैलेक्सी बोलते हैं। और ऐसी मिलियंस गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर गैलेक्सी होंगी कई सारी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम होंगे कई सारे, सोलर सिस्टम में एक सन होगा और कई सारे प्लैनेट होंगे। तो ऐसे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो अब ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट अभी भी खोज में लगे हुए हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन अभी बहुत ही कम जानकारी है साइंटिस्ट के पास। हमें ना तो इसका साइज़ पता है, ना हमें इसका शेप पता है। बस एक चीज़ बताई गई है, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। आप लोग और मैं इसी यूनिवर्स में रहते हैं, इसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस अब इतना ही दिया है। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ अगर इसमें बदलाव करना हो तो वो भी बताना, और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।